कहां तक पढ़ा था जी? वो ये ट्रांजैक्शन शुरू की थी या नहीं की? क्रेडिट रूल्स ऑफ डेबिट नहीं एंड सर, क्रेडिट। चार स्टेप पढ़े थे। एलिमेंट ऑफ अकाउंट, सॉरी हेड ऑफ अकाउंट, एलिमेंट ऑफ अकाउंट, तीसरा, ठीक है, और चौथा, ठीक। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं और प्रॉपर्ली सीखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे मुश्किल काम हमारे लिए क्या है, हेड ऑफ अकाउंट। वो अब आपने सीखना है कैसे मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करता हूं। ये याद रखिएगा, जो ट्रांजैक्शंस मैं लिखूंगा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो हेड ऑफ अकाउंट लिखा हो उस नाम से, बल्कि हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी अगर याद हो आपको। उन डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए आपने डिसाइड करना है, ठीक है, कि ये अकाउंट हेड है। ठीक है, अब आप करोगे क्या कि एक पेज छोड़ दो ट्रांजैक्शंस के लिए और एक पेज पे हम सॉल्यूशन करेंगे, वही 4 स्टेप। ठीक है, तो साथ साथ एक एक ट्रांजैक्शन, एक साथ सॉल्यूशन। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन लिखिएगा। मिस्टर ए पुट कैश या इन्वेस्टेड कैश, कोई भी वर्ड लिख लो, इनटू बिजनेस बिजनेस कमेंसमेंट। बिजनेस कमेंसमेंट यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने कैश बिजनेस में पुट किया। कितना किया छोड़ दो, हमें अमाउंट्स की जरूरत नहीं है। ये ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बड़े स्लो लेके चलूंगा, एक एक चीज प्लीज समझ, जहां नहीं समझ आती मुझसे क्वेश्चन करो। अब दूसरे पेज पे आप आइएगा 4th स्टेप में, यानी स्टेप नंबर 1, HOA, हेड ऑफ अकाउंट्स। यहां पे हम स्पेस छोड़ देंगे, नीचे लिखते जाएंगे। दूसरा, एलिमेंट ऑफ अकाउंट, ये तो छोटा सा चाहिए मुझे। थर्ड, मूवमेंट यानी इंक्रीज और डिक्रीज। एंड नंबर 4 इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फाइनली देखेंगे कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट है। हमने 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, दोनों याद रखिएगा। नंबर 1, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। नंबर 2 के डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, यानी अभी जो मैं जितनी ट्रांजैक्शन लगा रहा हूं वो 2 ही हैं, 2 हेड होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे अभी पहले स्टेप पे। यकीनी बात है, एंड में एक अगर पहला डेबिट आ रहा है तो दूसरा क्रेडिट आना चाहिए, पहला क्रेडिट आ रहा है तो दूसरा डेबिट, तभी इक्वल होगा ना। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं। तो पहला, अब कोई नहीं, गलत बताओगे मुझे कोई एतराज, बट इन्वॉल्व हो जरा। कॉमर्स स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट मेरे साथ रहे और मुझे बताएं इसमें कौन से अकाउंट हेड नजर आ रहे हैं इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के। सर इक्विटी और एसेट्स। इक्विटी और एसेट, ये तो आपने मुझे एलिमेंट बताए हैं। सर कैश। आई एम आस्किंग अबाउट द अकाउंट हेड्स। अकाउंट हेड क्या है, अगर आपको याद हो शुरू से मैंने किया था एसेट से। एसेट में मैंने कुछ टाइप्स लिखी थी, एग्जांपल जिसको कहा था, वो सारे हेड ऑफ अकाउंट्स ही तो हैं। ठीक है, मसलन कैश हेड ऑफ अकाउंट है, लैंड हेड ऑफ अकाउंट है, बिल्डिंग हेड ऑफ अकाउंट है, कैपिटल हेड ऑफ अकाउंट है, ड्राइंग्स हेड ऑफ अकाउंट, मुख्तलिफ जगह बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा हेड ऑफ अकाउंट है, एंड सो ऑन। तो जरा इसमें से ढूंढे कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास। सर कैश और कैपिटल। कैश और कैश कैपिटल और कैपिटल, गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, कुछ स्टूडेंट को शायद प्रॉब्लम हो कि कैपिटल तो लिखा ही नहीं हुआ बीच में। देखो, मैंने पहले कहा स्टार्ट करने से पहले जरूरी नहीं है कि उसके अंदर अकाउंट हेड लिखा हो, बस कैश तो लिखा हुआ है ना। उसने लिखा जी इन्वेस्ट किया, उसने पुट किया है कैश बिजनेस में, तो कैश तो आ रहा है। एक तो बड़ा क्लियर है कैश। दूसरा, अब अगर मैं वैसे क्वेश्चन करूं कैश किस सोर्स से आ रहा है, तो उसने लिखा कारोबार शुरू किया है। और हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कैपिटल की, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज और हर बिजनेस इज अ कैपिटल। तो क्योंकि मिस्टर ए अपने बिजनेस में लगा रहा है तो ये कैपिटल होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल होगा। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया सर।
सर आवाज नहीं आ रही सर आप। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये काम अच्छे नहीं होते, म्यूट ना करो, क्योंकि मैंने पकड़ लिया तो उल्टा ही म्यूट करूंगा मैं, तो क्लास में से म्यूट कर दूंगा। अच्छा जी, क्या बात। कैश, कैश कौन सा एलिमेंट है? एसेट। इनमें कोई मसला नहीं आएगा आपको, बिल्कुल कोई मसला नहीं आएगा। कैपिटल क्या है? 5 एलिमेंट, एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। कैपिटल किस में फॉल करती है? ओनर्स इक्विटी इक्विटी, सर। ऑनर्स इक्विटी सर में। एक्सपेंस में, ऑनर्स सर इक्विटी एक्सपेंस में नहीं होगा। और नहीं, एक्सपेंस नहीं, ऑनर्स इक्विटी। आपको याद है कि ऑनर्स इक्विटी मैंने 3 चीजें लिखवाई थी, कैपिटल, ड्राइंग्स और रिटेन्ड प्रॉफिट। मुझे लगता है पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, बहुत जरूरी है उसको सीखने के लिए। ठीक है, तो ये ऑनर्स इक्विटी है, ओ लिखूंगा, ओ फॉर ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, अब मूवमेंट, मूवमेंट जब भी देखनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? इंक्रीज लिख सकते हैं सर। इंक्रीज हो गया जी। अच्छा, ऑनर्स इक्विटी, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बढ़ है सर। इंक्रीज, कोई मसला नहीं, यहां 2 इंक्रीज हो रहे हैं, 2 डिक्रीज होने दो। एंड पे आपको नजर आएगा एक डेबिट है और एक, अब जरा रूल लगाइएगा, वो जो टेबल लिखवाई थी मैंने लास्ट लेक्चर में, इंक्रीज इन एसेट क्या है देख के बताओ? डेबिट, डेबिट सर, डेबिट डेबिट डेबिट, और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट, खुद देख लो। क्रेडिट। हाँ जी, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो। डन हो गया, समझ आ गई बात? ट्रांजैक्शन नंबर 2, purchased goods for cash, purchased goods for cash। जहां पर वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स मैं आपको समझा रहा हूं, गुड्स लिखा हो या मर्चेंडाइज लिखा हो, इसका मीनिंग क्या है? The goods mean or merchandise means anything purchased with the intention of resale। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अब ये फर्नीचर भी हो सकता है, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा इसलिए कि मैं इसको बेचूंगा तो मैं उसको गुड्स कहूंगा। अगर मैं बिल्डिंग खरीदता हूं इसलिए कि मैं इसको सेल करूंगा, होता है ना प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस, के आप ये बिल्डिंग खरीदते हो और फिर बेचते हो, ये भी सब पार्ट ऑफ बिजनेस, फिर भी मैं उसको क्या नाम दूंगा? उसको बिल्डिंग नहीं कहूंगा, उसको कहूंगा गुड्स। अकाउंटिंग में हर वो चीज गुड्स या मर्चेंडाइज है जो आपने इस ऑब्जेक्टिव के लिए खरीदी है कि आप इसको एक्चुअली सेल करोगे। समझ आ गई बात? अच्छा, अब यहां से अब 2 अकाउंट हेड निकालो, कैश और स्टॉक्स, परचेज, सर इन्वेंट्री, 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 बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री इज द एक्यूरेट अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं यहां एक और अकाउंट यूज कर रहा हूं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे 2 सिस्टम अकाउंटिंग के। एक सिस्टम के तहत हम अकाउंट इन्वेंट्री यूज करते हैं, दूसरे सिस्टम के तहत हम परचेज यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, तो अभी चूंकि मैं डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा, इन्वेंट्री भी लिखोगे तो ठीक है, परचेज भी लिखोगे ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि आपने खरीदी है ना ये चीज और बेचने के लिए खरीदी है, तो फिर इसलिए मैं परचेज का वर्ड लिख रहा हूं यहां पर। तो लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूं, इन्वेंट्री भी यही चीज है, परचेजेस। 2 अकाउंट हेड हो गए। अब आप मुझे बताइए कैश किस एलिमेंट में फॉल करेगा? एसेट्स, एसेट में। एसेट सर। परचेज किस में करेगा? एक्सपेंस, एसेट में, एसेट्स। क्योंकि परचेज असल में गुड्स को Asset। रिप्रेजेंट कर रहा है, परचेज असल में इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इन्वेंट्री की जगह वो अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से दूसरा वर्ड यूज किया। ठीक है, अब 2 एसेट है, कोई बात नहीं, होने दो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि जब खरीदोगे चीजें तो पैसे दोगे ना, तो डिक्रीज।
और परचेजेस असल में गुड्स है ना, तो गुड्स इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में डिक्रीज इंक्रीज Increase. अब रूल लगाते हैं, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट, और Credit. इंक्रीज इन Credit. एसेट क्या होता है, देख लो, खुद ही Debit. डेबिट हो गया, खुद ही क्रेडिट। छोड़ दो इसमें पहले डेबिट आ रहा है या पहले क्रेडिट आ रहा है, आगे जाके पढ़ेंगे किसको पहले लिखना है और किसको, अभी तो हम सीख रहे हैं। इवन मैं आपको ये बता दूं, ये तो आखिर दरमियान में दो चीजें हैं, ये सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। अभी हम लिख के कर रहे हैं, आगे जाके मैं लिखना भी छोड़ दूंगा, फिर सिर्फ पहला और आखिरी यूज करूंगा, लेकिन आखिरी ये जो दरमियान वाले दो है इसको सिर्फ थिंक करूंगा, ठीक है, लिखना नहीं है। तीसरे स्टेप पे हमें वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, सोच लेगी, सीधा समझ में आएगा डेबिट होना है या क्रेडिट। जब इस स्टेज पे पहुंचोगे तो समझ लो कि अकाउंटिंग अब आप उस ट्रैक पे आ गए, ठीक है। इसलिए 3 स्टेप पे मैं लेके चलता होता हूं। अगली ट्रांजैक्शन लिखो, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम नजीब सन्स, मैं फिर बोल रहा हूं, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम नजीब सन्स। हर ट्रांजैक्शन में एक नया पॉइंट सीखना है आपने। पहले तो जरा आपके माइंड में क्या आता है मुझे बताओ, अकाउंट हेड कौन से हैं? सर कैश एंड गुड्स मतलब सर परचेज। कैश और सर इन्वेंट्री, एक तो इन्वेंट्री हो गया ना सर, इन्वेंट्री या तो परचेज, सर लेकिन कैश एंड सर परचेज। परचेज और Sir, नजीब सर एक सर। और चीज भी आती है कि हमने नजीब सन से कैश भी लिया है या फिर लायबिलिटी भी लिया है सर, ठीक है, और सर अकाउंट क्रेडिट। रिसीव। account ठीक हो गया, payable. ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपकी आधी बात को सहमत करता हूं, ऐसे कहते हैं ना जी, हाँ, आधी बात मैं मान लेता हूं आपकी, परचेजेस क्योंकि गुड्स खरीदी हैं, लेकिन कैश नहीं मानूंगा। एक प्रिंसिपल account याद payable. रखो अकाउंटिंग के अंदर, एक प्रिंसिपल याद हो, किसी ट्रांजैक्शन में नेम आ जाए, नेम आ जाए तो वो स्पेसिफाई कर रहा होता है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहां क्रेडिट का वर्ड मैंने इंग्लिश का यूज किया है, उधार की ट्रांजैक्शन है, समझ आ गई? ये वो वाला क्रेडिट नहीं है डेबिट क्रेडिट, वो और चीज है, वो तो अलग होगा। तो लिहाजा जब किसी भी ट्रांजैक्शन में, ये कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, परचेज और सेल, अभी सेल की तरफ आया नहीं, लेकिन परचेज और सेल याद रखिएगा। जब मैं गुड्स परचेज करूं या गुड्स सेल करूं और एग्जामिनर ट्रांजैक्शन के अंदर नेम लिख दे तो फिर कैश नहीं लिखना, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, जब नेम आ गया, जैसे यहां पर आया नजीब सन्स, मैंने शायद लिखवाया, हाँ जी नजीब सन्स। देखो जब भी नेम आएगा, नेम दो में से एक का नाम हो सकता है, या तो वो हमारा कस्टमर है या वो हमारा सप्लायर है, तीसरा नहीं होगा परचेज और सेल में। अंडरस्टूड है? सेल करूंगा कस्टमर को, परचेज करूंगा सप्लायर से, ठीक है। जब भी वर्ड कस्टमर आ जाए, अच्छा पहले तो ये बताए नजीब सन्स जो यहां यूज किया ये कस्टमर है या सप्लायर है? ठीक हो, सप्लायर, गुड। अब मेरी एक एक बात को सुनिए, अगर ये अगर कोई कस्टमर हो तो उससे पैसे लेने होते हैं या देने होते हैं? लेने होते हैं, लेने होते हैं। ठीक है। और अगर कोई सप्लायर हो तो मसला देने देने होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अगर नाम हो कस्टमर का तो हम अकाउंट रिसीवेबल यूज करते हैं, हेड ऑफ अकाउंट डेटर्स, या डेटर्स भी मैंने बोला था, डेटर्स या अकाउंट्स, और अगर सप्लायर हो तो फिर नाम यूज करते हैं अकाउंट्स पेएबल, पेएबल, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में अब आप डिसाइड करो कि ये अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा या अकाउंट्स पेएबल? पेएबल। पेबल आएगा। अकाउंट्स पेएबल दूसरा हेड है, और इसके साथ जरा नाम भी लिख रहा हूं मैं ताकि ज़हन में रहे कि नजीब है, ये पूरा नहीं लिख रहा, नजीब, बस समझाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है नाम लिखने की, आप सिर्फ नजीब अकाउंट्स पेएबल लिखो, ओके। अब एलिमेंट में आते हैं, परचेज कौन सा एलिमेंट है? इन्वेंट्री। एसेट। एसेट सर, एसेट। एसेट। देखो थोड़ा सा दिमाग को स्लो चलो, बेशक सोच के जवाब दो। जब मैं परचेज का वर्ड यूज कर रहा हूं, ये इन्वेंट्री को जाहिर कर रहा है। इन्वेंट्री इज नॉट एलिमेंट, इन्वेंट्री इज अ
सॉरी इज नॉट सॉरी इज अ हेड ऑफ अकाउंट। तो हेड ऑफ अकाउंट चाहे परचेज लिखो या इन्वेंट्री लिखो, दोनों तो नहीं लिख सकता ना। तो जब मैंने परचेज लिख लिया तो ये इन्वेंट्री को जाहिर कर रहा है, लेकिन एलिमेंट तो इसके पीछे एसेट है। ठीक है, पहले इसी को मुकम्मल क्यों ना कर लें। मुझे बताओ एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज सर। इंक्रीज। अब इंक्रीज इन एसेट Excuse me, क्या sir, होगा, spotlight डेबिट या कैसे? क्रेडिट? डेबिट। डेबिट हो जाएगा सर। अब देखो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खुद ब खुद अब आप बगैर देखे बता रहे हो कि नहीं? जब आप करना शुरू करोगे खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी, इसको कोई रट्टा लगाने की डेबिट हो जरूरत। जाएगा सर, इंक्रीज होगा तो डेबिट। अकाउंट्स पेबल, liability. liability, Liability. लाइबिलिटी। मुझे ये बताओ कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है। Increase, sir. increase, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो कंफ्यूजन आ गई, आने दो। जितनी कंफ्यूजन आती है अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, याद रखिएगा इंक्रीज है। ये कैसे इंक्रीज है जरा देख लेते हैं। हम देसी तरीके, हम देसी लोग हैं, देसी तरीके से बात समझते हैं। ठीक है, जब आपने कोई परचेज नहीं की नजीब से तो क्या कोई आपकी लाइबिलिटी थी? नहीं। अब आपने उससे गुड्स खरीदी, जितनी भी मालियत की। मुझे बताओ अगर 30,000 रुपए की गुड्स खरीदी, तो इस ट्रांजैक्शन के बाद आपकी लाइबिलिटी है या नहीं? कितनी लाइबिलिटी है? 30,000। इससे पहले कितनी लाइबिलिटी थी? मुझे बताओ। Zero. लॉजिक Zero. समझ गए? आपकी ये डिक्रीज नहीं है। डिक्रीज तो तब होगी जब आप मैं अब इसके अगेंस्ट पेमेंट करूंगा। राइट नाउ द लाइबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि कई स्टूडेंट ये देखते हैं ना, यहां इंक्रीज है तो यहां डिक्रीज आना है, और छोड़ दो इस बात को, आने दो दोनों इंक्रीज। अब इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या कहता है रूल? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट। और अगर मैं आप लोगों की बात मान के हुए डिक्रीज इन लाइबिलिटी कर देता तो डेबिट होता। तो 2 डेबिट हो गए, इसका मतलब है उस्तादी हो गई। ठीक है ना, 2 डेबिट नहीं हो सकते 2 हेड में, 2 क्रेडिट नहीं हो सकते, फिर सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट का रूल वायलेट हो जाता है। ठीक है, अब अगली ट्रांजैक्शन लिखिए। अब जरा मैंने थोड़ा सा परचेज के साथ खेलना है। एग्जामिनर क्या काम करता है? ट्रांजैक्शन यही है। आप देखो परचेज ट्रांजैक्शन या कैश होगी या क्रेडिट होगी, अंडरस्टूड है? तो मैंने अभी आपको थोड़ा सीक्वेंस बताया। अब लिखिएगा एक और ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नजीब फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नजीब फॉर कैश। अब बताओ आप क्या बना? कौन सा कैश कैश एंड गुड्स और कैश एंड सर, वो बनेगा सर। कैश एंड परचेज। purchases, परचेजेस। लेकिन मेरा एक सवाल है, अभी इससे पिछली ट्रांजैक्शन में जो मैंने बात की वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई। मैंने ये बात की जब किसी ट्रांजैक्शन में नेम आ जाएगा तो फिर आप कैश यूज नहीं करोगे। ठीक है, फिर उसकी जगह अकाउंट्स पेएबल या रिसीवेबल, वो डिपेंड करता है कि सप्लायर है या कस्टमर। चूंकि परचेज की ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, मैंने यहां पर कैश लिखा जो बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को अगली बात सुनिएगा। मैंने आधी बात पहले की थी, अब मुकम्मल करने लगा हूं। जब किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ नेम दिया हो, शायद आपने सिर्फ लफ्ज को गौर नहीं किया, जब सिर्फ नाम दिया हो तो फिर तो आपने अकाउंट्स पेएबल ही लिखना है परचेज में। लेकिन अगर उसने नाम के साथ कैश भी दे दिया तो एग्जामिनर जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है नेम से, ये याद रखना है। फिर कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि ये कैश भी है और क्रेडिट भी है। वो आगे जाके पढ़ेंगे कि आधी कैश आधी क्रेडिट, वो अलग बात है, वो आगे बढ़ेंगे जब 3 अकाउंट हेड होते हैं। इस अकाउंट हेड में बड़ा क्लियर है, परचेज गुड्स फ्रॉम नजीब, यहां रुक जाऊंगा तो अकाउंट्स पेएबल। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं फॉर कैश तो फिर एग्जामिनर ने नजीब का लफ्ज हमें परेशान करने के लिए दे दिया, स्टूडेंट को फंसाने के लिए समझ लो। तो आपने फंसना नहीं है,
आपने फॉरेन कैश का वर्ड आया तो कैश लेके देना। अब ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। ट्रांजैक्शन वही है, वो आगे मैं नहीं लेके चल, वो खुद कर लोगे, वही ट्रांजैक्शन सेम, सिर्फ मैंने वर्ड्स को रिप्लेस किया। एक और ट्रांजैक्शन लिखो, परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड गुड्स, बस कुछ नहीं लिखवाना और मैंने। अब बताओ कौन सा अकाउंट हेड है? अब तो एक ही नजर आएगा, कौन सा अकाउंट हेड है? परचेजेस एंड कैश या फिर बैंक? परचेजेस और कैश 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 या पेएबल? पेएबल कैश Cash. पेएबल गुड। कैश। याद रखना है आप मेरी बात को, जब कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश है, क्रेडिट के लिए तो मस्ट है नेम दिया होगा, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब मैं किसी से खरीदूंगा या किसी को बेचता हूं गुड, तो जब तक नाम नहीं पता तो मैं कैसे लिखूंगा, उसका अकाउंट कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो उसके अकाउंट बनाने के लिए नाम का होना जरूरी है। कैश कस्टमर के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, दिन में कितनी कैश सेल होती है, वो तो अब एक एक का नाम लिखेंगे तो अकाउंटिंग का फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है जब कैश आ रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो रही है। क्रेडिट पे मुकम्मल इसलिए नहीं हो रही, कैश बाद में लेना है या देना है, इसलिए उसका नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो लिहाजा परचेज और कैश, अगेन वही चीज, परचेज आप देखोगे डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट, जो भी नंबर है, नंबर अब आपको याद हो, 6 लिखिए। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। सर कैश एंड इन्वेंट्री। कैश और फर्नीचर इन्वेंट्री। एक तो हो गया कैश। Purchases. सर एसेट्स। सर अच्छा, अब दूसरा, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा इन्वेंट्री, एक स्टूडेंट ने कहा एसेट। पहली बात है, एसेट तो एलिमेंट है, उसकी तरफ तो मैं बात को डिनाई कर देता हूं। लेकिन जब आपने कहा कि ये दूसरा हेड जो है वो इन्वेंट्री है, तो दूसरा परचेज भी हो सकता है, एक ही बात है ना। ठीक है, यानी इसका मतलब मैं इसको परचेज कह लेता हूं, भाई आपने परचेज ही किया है। लेकिन परचेज का वर्ड असल में शो किसको करता है? इन्वेंट्री को। और इन्वेंट्री हर वो चीज होती है जिसको बाय किया गया है रीसेल पर्पसेस के लिए। जब आपने कोई चीज खरीदी हो रीसेल पर्पस के लिए, तो उसके लिए अक्सर वर्ड क्या यूज करते हैं? गुड्स। और मसलन अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है रीसेल के लिए, तो वो शायद फर्नीचर का वर्ड नहीं लिखेगा, वो लिखेगा परचेज गुड्स। हालांकि उसके में भी क्या खरीदा हुआ है? फर्नीचर। लेकिन जब वो नाम स्पेसिफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो आपने फर्नीचर खरीदा है ये बेचने के लिए नहीं है, बल्कि यूज इनटू द बिजनेस है। तो इसलिए जब कोई नेम आ जाए उसके साथ, तो फिर परचेज नहीं आएगा, फर्नीचर इन्वेंट्री आएगा। नहीं आएगी, बल्कि फर्नीचर आएगा। मैंने जैसे शुरू से कहा कि हर ट्रांजैक्शन में हम कुछ बातें सीखेंगे कि एक कैश हो गया और एक फर्नीचर हो गया। अब कैश क्या है? एसेट एसेट। इसी को गुड्स क्यों है? गुड्स की अभी डेफिनेशन क्या बताई है मैंने? तो क्या आपने फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा है? फिर उस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा ना, नेचर चेंज हो गई। मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी, बिल्डिंग। अगर आपने खरीदी है कि जहां दफ्तर बनाऊंगा मैं, तो फिर तो ये आपका बिल्डिंग ही है। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है कि मैं इसको बेचूंगा, फिर वो इन्वेंट्री है, गुड्स हैं, मर्चेंडाइज है, परचेज है, एक ही चीज के नाम मुफ्त नाम ले रहा। ठीक है, तो लिहाजा यहां फर्नीचर। अब पहले कैश को ले लेते हैं। कैश एसेट है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज? डिक्रीज Sir, decrease होगा. डिक्रीज सर। गुड। कैश को obviously cash is going out from business, and decrease in asset? क्रेडिट। Credit. डेबिट। Right. What about furniture? Sir, एसेट increase होगा. एसेट। एसेट। Increase हो रहा है.
asset increase, decrease, Asset Increase. 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 and increase in Debit. assets. Debit. Yeah. Debit. तो Debit. फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है ना फर्नीचर, तो इंक्रीज हो गया, इसलिए ये हमने इसको डेबिट कर। एक और ट्रांजैक्शन लिखो जी। सर इस तरह जिस तरह फर्नीचर इधर मेंशन है, अगर हमें कुछ भी टेबल चेयर मतलब कोई भी चीज स्पेसिफिक कर दी जाएगी तो फिर वो अगर हमारे लिए हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे लिखा पास हो इन्वेंट्री कि नहीं आप- होगी। अगर लिखा हो कि आपने चेयर खरीदी है तब भी फर्नीचर है, अगर लिखा हो अलमीरा बाय की है वो भी फर्नीचर है, अगर उसने लिखा है टेबल खरीदी है वो भी फर्नीचर है। और भी कोई एग्जांपल दे दूं? फर्नीचर एक मेन हेड है ना, हेड ऑफ अकाउंट का मतलब है उसके एक एक चेयर टेबल वगैरह तो नहीं मैं लिखूंगा ना, उस अकाउंट को हम सब्सिडरी कहते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। रिकॉर्ड, सेपरेट रिकॉर्ड रखना, वो तो रखना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी सर, जी सर स्पॉटलाइट करते हैं सर, बोर्ड नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। जी सर ये कोई शरीफ बच्चा मुझे क्लास से किक कर रहा है बार बार। कोई शरीर बच्चा आपको क्लास से निकाल देता है, आय हाय यार, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? वो गाना याद आ गया मुझे, है आप मुझे अटेंडेंस बनाने दो 2 मिनट दो। शरीर बच्चा मेरे हाथ लग गया ना तो फिर काम अच्छा नहीं है ना, ऐसे काम किया करो, बुरी बात होती है। सिर्फ फर्नीचर को हम कैपिटल एसेट नहीं लिख सकते? कैपिटल एसेट क्या मतलब आपका? कैपिटल एसेट सर कैपिटल एसेट सर जो जिसमें आ जाते हैं कार, कंप्यूटर, ऑफिस फर्नीचर, जो भी आपने बिजनेस के लिए सर एक्वायर किया हो। ऐसे करना, मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ, इंशाल्लाह जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना तो आपने नया एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, IFRS जो है, IFRS IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से अप्रूव करवाना है, वो अकाउंटिंग का हिस्सा बन जाएगा इंशाल्लाह। मैं अगली दफा पढ़ा दूँ सर मतलब ये टर्म हमारे यहाँ यूज नहीं कोई बात होता? नहीं यार, मैं भी मजाक में कह रहा हूँ, मैं तो सच बात कर रहा हूँ, सच तो जिंदगी में नहीं बोलते। कैपिटल एसेट कोई टर्म नहीं होती है, ठीक है? सर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन वैसे दी हुई है एक जगह, इंग्लिश में आप जो मर्जी वर्ड कर लो, Yes, समझने के लिए कोई जो मर्जी वर्ड यूज कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, बट अकाउंटिंग में ऐसी कोई टर्म नहीं हम यूज करते। अगर आपने किसी पाकिस्तानी किताब में पढ़ा है तो मैं सल्यूट करता हूँ लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले को, अगर पढ़ा है तो इफ का वर्ड मैंने साथ यूज कर दिया। मैं भी शामिल आपके साथ। अब यकीन करो कि आप लोगों को, आप सारे स्टूडेंट जितने भी हो ना बैच 5 के, बड़े अच्छे बच्चे हो, और मेरा वो जो है ना एक यानी इंक्रीज होता जा रहा है कि यार क्लास में बैठे मेरे सामने और मैं देखूं ये कौन से बच्चे हैं, माशाल्लाह इतने जीनियस बच्चे हैं। तो बदुआ करें अल्लाह ताला इस मुसीबत से जान छुड़ाए, फिजिकल क्लासेस शुरू हों तो ज़्यादा मामला हल हो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि फिजिकल क्लास में हम ज़्यादा कंफर्टेबल, मैं तो फील करता हूँ, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। कोई आप चेहरे नज़र आ रहे होते हैं तो कोई सो भी नहीं सकता, क्योंकि जो सोता है मैं छोड़ता नहीं, तो बड़े मामला होता है। क्लास वहाँ बैठे सो रहे होगे तो मुझे तो नहीं पता सो रहे हो, ठीक है? मैं एक एक को अगर ढूंढना शुरू करूँ नाम से तो मेरा ख्याल क्लास का टाइम इतना नहीं होता कि हम उसको पूरा करें, और फिर टाइम ज़्यादा लगता है ऑनलाइन में, अकाउंटिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है एज कम्पेयर टू फिजिकल। एनीहो जी, अगली ट्रांजैक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, लिखिए परचेज्ड फर्नीचर from standard furniture store, purchased furniture from standard furniture store
with intention of sale. बड़े सोच समझ के मुझे अकाउंट हेड बताइएगा। सर इन्वेंट्री, Sir, purchases. सर Purchases. की बात हो गई ना। सर परचेजेस, इन्वेंट्री और कैश। अकाउंट्स पेएबल, ग्रेट। Sir, अच्छा, यहाँ purchase और फर्नीचर account- क्यों नहीं यूज किया? क्लियरली लिख दिया। अब यहाँ फर्नीचर कंफ्यूज करने के लिए लिखा, अगली वर्डिंग ने मेरा मसला हल कर दिया। उसने लिखा जरूर फर्नीचर, लेकिन साथ में लिख दिया विद द इंटेंशन ऑफ सेल, कि मैंने इसको बेचने के लिए खरीदा है। तो फिर वो फर्नीचर नहीं रहा मेरा, वो गुड्स हो गई। ठीक है, और गुड्स के लिए या वर्ड हम लिखेंगे परचेस या लिखेंगे इन्वेंट्री। तो अकाउंट हेड वही दो हो गए, एक परचेस और एक अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल की डिस्कशन हमने की थी, अगर नाम दिया और कैश ना लिखा हो तो फिर तो आएगा ही उसका अकाउंट्स पेबल। ठीक है जी। जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर नाम है ना, मतलब जरूरी तो पर्सन का नाम हो। आप कई दफा बिजनेस का नाम लिख देते हैं ना। हमने पढ़ा था पर्सन इज द नेम, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बैंक इज अ पर्सन, ठीक है ना, एवन नेम ऑफ बिजनेस इज अ पर्सनल। तो कई दफा आप जब ट्रेड करते हो, कई दफा तो आप कहते हो कि मैंने फलां कंपनी FFC से परचेज की है। अब ये नहीं कहते कि वहां पर सपोज मिस्टर जमाल है उनसे बाय की है, नहीं, आप कहते हो कंपनी से बाय किया, नेम। तो नेम ऑफ बिजनेस यूज होता है बिजनेस। ठीक है, ओके जी। ये तो कुछ ट्रांजैक्शन में लेके चला परचेज से रिलेटेड। अब जरा आगे आते हैं सेल्स की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन देखिए, मतलब ट्रांजैक्शन तो मैंने दो ही बोली है टेक्निकली, तीन, एक एसेट वाली परचेज, एक गुड्स परचेज फॉर कैश, एक गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बस यही ट्रांजैक्शन बने मुख्तलिफ तरीकों से मैंने बोली। सेम इसी तरह लिखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अकाउंट हेड्स कैश, अकाउंट Sales or cash? कैश। ठीक है जी। जब मैंने गुड्स खरीदी थी, यकीनन पहले खरीदी हैं तो अब बेच रहे हो ना, ये तो अंडरस्टूड है। जब मैंने चीजें खरीदी थी, उन गुड्स को क्या नाम दिया था? स्टॉक या परचेस। अब जब बेच रहे हो, आप क्यों नहीं कह रहे स्टॉक और परचेस? लॉजिक दो हैं इसमें, दो चीजें हैं, जरा दोनों समझिएगा। पहली बात तो याद रखिए, आपको याद होगा मैंने एक दफा लेक्चर में ये भी बताया था कि जब कैश आता है बिजनेस में, या कैश आता है उसके पीछे एक सोर्स होता है। जब एक आ रहा है कैश, उसको एक नाम दे रहे हो, वही सोर्स। जब जाएगा तो डिफरेंट सोर्स होगा, तो वही सेम नाम तो यूज नहीं करोगे। एक तो लॉजिक ये है, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक मैं दूंगा। जब गुड्स परचेज करते हो, उस वक्त कॉस्ट क्या हो, उस वक्त प्राइस जो होती है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। जो भी प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है वो मेरे लिए कॉस्ट है। लेकिन जब मैं बेचूंगा, क्या उसी पे बेचूंगा? नहीं। तो इसमें प्रॉफिट एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो यकीनी बात है कि ये जो सेल्स का वर्ड आ रहा है, इसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शामिल है, इसलिए हम सेल्स लिखेंगे। क्यों? अगर मैं लिख दूं, सुनिए बहुत ध्यान से मेरी बात को मुकम्मल करने दें। अगर मैं वर्ड यूज करूं परचेज या वर्ड यूज करूं इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री तो बाय नेचर कॉस्ट पे लिखूंगा। अगर इन्वेंट्री मैं सेल प्राइस पे लिख दूं, वो तो नेगेटिव नहीं हो जाएगी? कैसे? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में माइनस ही होने हैं ना। जब मैंने परचेज किया, एक यूनिट परचेज किया 700 रुपए में, तो मेरी इन्वेंट्री कितनी हो गई? 700 की। अब मैं इसको 800 रुपीज में सेल करता हूं। जब सेल करता हूं और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दूं, तो फिर 800 से करूंगा। तो इसका मतलब एक यूनिट माइनस हुआ, ठीक है माइनस होगा, लेकिन हमने इन्वेंट्री 800 में सेल किया, तो ये 800, तो मेरी इन्वेंट्री क्या है? जीरो। इन यूनिट जीरो, कॉस्ट में -100। ये तो गलत हो गया, ये माइनस हो ही नहीं सकती। क्यों? ये माइनस इसलिए हो रही है कि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है, और जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड हो जाए वो रेवेन्यू होता है। आगे समझ बात? फिर वो कॉस्ट नहीं रहती, वो फिर मेरा रेवेन्यू है। इसलिए ये बिल्कुल सही वर्ड है। जब गुड्स खरीदोगे परचेज,
जब गुड्स वही गुड्स सेल करोगे तो सेल्स। अब कैश क्या है बताओ? एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ग्रेट। सेल्स क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। और रेवेन्यू बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। और इंक्रीज इन रेवेन्यू? क्रेडिट। क्रेडिट। खुद बहुत एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट। अगली ट्रांजैक्शन लिखिए। अब देखो माशाल्लाह आप अकाउंट हेड भी निकालना शुरू कर गए हो, ठीक है। अब आगे लिखिए, खुद देखो जब मैंने स्टार्ट लिया आज ट्रांजैक्शन उस वक्त स्टेटस क्या था आपका, और अब 40-45 मिनट के बाद स्टेटस क्या है। तो जैसे सीखते जाओगे इंशाल्लाह आपके दिमाग में बैठता जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी, ठीक है। अब बताइए कौन से अकाउंट हेड है? कैश Sir, एंड रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल और सेल्स। सर Sales सेल्स और receivable and sales. अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल। अभी जैसे किसी स्टूडेंट ने कैश का वर्ड यूज कर लिया, वही प्रिंसिपल जो मैंने परचेज में बताया था। अगर कोई ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन आए, लेकिन सिर्फ परचेज और सेल की बात कर रहा हूं मैं, परचेज या सेल की ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सिर्फ नेम दिया हो और कैश का कोई जिक्र भी ना हो, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो अब आपने देखना है या अकाउंट्स पेएबल आएगा या अकाउंट रिसीवेबल आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मैं परचेज करूंगा तो लायबिलिटी है, तो मैंने पे करना है तो पेएबल। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैंने पैसे रिसीव करने हैं तो रिसीवेबल। इतना सा प्रिंसिपल याद रखना है। अब सेल क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज। और इंक्रीज इन रेवेन्यू? क्रेडिट। क्रेडिट। और अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है। एसेट। बताओ एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन एसेट? डेबिट। ये खुद बहुत डेबिट होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद की जो ट्रांजैक्शन है वो तो उसी तरह रहनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी फॉर कैश, फिर कैश डिस्कशन कर लेते हैं, इसको बेशक ना लिखो। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी फॉर कैश, अकाउंट हेड्स कैश और सेल्स और कैश। अब नाम आने के बावजूद मैं अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर आ जाए सिर्फ सोल्ड गुड्स, कैश और सेल्स। फिर भी कैश आएगा, फिर भी कैश आएगा। अब अगर मैं एक और ट्रांजैक्शन, अब लिखिए एक और तरीके से भी लिखवाता हूं, लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। अब बताओ क्या अकाउंट है? अकाउंट रिसीवेबल और सेल और अकाउंट रिसीवेबल सर। यस। अब ऑन अकाउंट बेशक नाम नहीं दिया, वो ऑन अकाउंट खुद बता रहा है कि रिसीवेबल है, उधार पे है, ठीक है। तो कई दफा वो जानबूझ के नाम भी शो नहीं करता। तो अगर ऑन अकाउंट, ये परचेज में भी याद रखना, अगर कोई ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज में पेएबल हो जाएगा और सेल्स में रिसीवेबल हो जाएगा। इसमें अकाउंट हेड यही दो बन रहे हैं, सेल्स और अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक हो गया। एक ट्रांजैक्शन और लिखो, आप जरा अकाउंट हेड सोच के बताना। सर एक सवाल है सर, अगर इजाजत। हाँ, ये डेबिट हो जाएगा ना, अकाउंट रिसीवेबल और सेल क्रेडिट हो जाएगा वो जब आप नहीं उसको सर, मेरा एक सवाल है, अगर इजाजत दें पूछ लूं। जी पूछिए सर। ये हम अगर हम कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जिस पे खरीद रहे हैं उसी पे बेच रहे हैं ना, तो सर अगर हमारे पास प्रॉफिट आ जाए, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा सर? अगर एक चीज जितने में खरीदी है उतने में बेच रहे हैं? नहीं, ये तो सर वो तो आप समझा रहे हैं ना सर, यही वाली एग्जांपल्स हैं। अगर प्रॉफिट मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप ये पूछना चाह रहे हैं अगर एक चीज मैंने 700 की खरीदी और 700 की बेच रहा हूं,
ऐसा पूछ रहे? 700 की खरीदी है, 700 की बेची है, वो तो आप अभी एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं ना सर, जो हम अभी कर रहे हैं। आप 700 की खरीदें और 900 की बेचें, मतलब 200 का प्रॉफिट हो जाए, तो उसके ऊपर कैसी ट्रांजैक्शंस होंगी सर? सेम ऐसी accounting होगी, सेम बिल्कुल सेम होगी। देखो प्रॉफिट और लॉस हम हर ट्रांजैक्शन का नहीं निकालते, हम अकाउंटिंग सिस्टम में सेल रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब देखो अगर आपके पास 500 आइटम्स हैं बिजनेस में, तो एक एक आइटम के एक एक टाइम में एक बंदा 10 चीजें खरीद के जा रहा है, जैसे जनरल स्टोर में अक्सर होता है। तो ये मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए कि मैं एक एक ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट निकाल सकूं। इसलिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? सेल्स। हो सकता है इसमें कोई प्रोडक्ट कॉस्ट से भी कम पे बेची हो, लॉस पे, कोई आइटम एग्जैक्टली सेम प्राइस पे बेची हो और प्रॉफिट में बेची हो, तो वो फिर समराइज जब करूंगा तो तब प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। यहां आपने प्रॉफिट और लॉस सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा कि 700 की आइटम 800 है तो ये माइनस हो जाएगा सर, इसलिए। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां पे कि मैं इस जगह पे आके एक एक आइटम का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूं। सर असल में आपने कल एक पॉइंट और एक्सप्लेन किया था ना कि अगर आपका प्रॉफिट हो तो इक्विटी में शायद इंक्रीज आता है, इसलिए मैंने कहा इन दैट रिस्पेक्ट पूछा कि आपको काइंडली कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके जी आगे चलिए। मैंने लिखा है मिस्टर जमाल, ये क्या मसला है? फातिमा अफजल क्या कह रही है? आई ट्राइड मैनी टाइम्स, किस चीज़ की? पोर्टल पर ही नहीं आ रहा अपलोड। ये ऑनलाइन के मसाइल हैं, वो भी ऑन रखना, वरना मेरे फ़ोन मेरी क्लास में मेरा मोबाइल ऑन नहीं होता, या ऑफ होता है या फिर साइलेंट होता है। ये मजबूरन मुझे ऑन करना, हालांकि मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ इससे, लेकिन अब क्या करूँ, किसी कोई बच्चा ऑनलाइन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, वो भी मेरे लिए मसला है, उसको भी देखना है। ये बहुत मसाइल है ऑनलाइन में। दुआ करें 19 को इंशाल्लाह खुल रहा है, खुला रहे आप। चले जी लिखिए, मिस्टर जमाल परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस। बस इतनी सी मैंने चीज लिखवाई। मिस्टर जमाल परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अकाउंट हेड्स परचेज Sir, इन कैश। receivables, सर रिसीवेबल होगा और सेल्स और सेल्स account receivables, और सेल्स। सर सेल्स क्यों होगा? सर उसने खरीदी है, हमने थोड़ी खरीदी है। देखो अकाउंट हेड या तो होंगे अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, या होंगे परचेज और अकाउंट्स पेएबल। ये नहीं हो सकता कि सेल के साथ अकाउंट पेएबल आ जाए या परचेज के साथ अकाउंट रिसीवेबल आ जाए। तो जब आप एक चेंज करवाते हो तो दूसरा भी चेंज होगा। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये बनती है अकाउंट्स पेएबल और परचेज। लेकिन सर हमने तो अपने बिजनेस के हिसाब से सोचना है, तो सर Excellent. अस से तो सर हमसे तो वो सेल ही होगा। आई डू एग्री, बिल्कुल सही है आपने कहा, बिल्कुल सही है कहा। देखो हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लेना है। एवरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अच्छा आप रुकिए, तो जिससे मैं खरीद रहा हूं या मिस्टर जमाल भी तो बिजनेस ही हो सकता है ना, बिजनेस ही हो, उसका पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। वैसे तो चलो नाम लिखा है, जमाल सन्स कर देते हैं, चले वो भी तो बिजनेस है, ठीक है। अब सवाल ये होता है जब दो बिजनेस नेम आ गए, मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूं? अपने बिजनेस की। सर अपनी मिस्टर ए की। बिल्कुल पहली ट्रांजैक्शन में जाओ, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो जो कमेंसमेंट विद लिखा है, वर्डिंग डिफरेंटली। तो मिस्टर ए जो है मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो लिहाजा अब मैंने मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ से देखना है। एग्जामिनर ने आपको अगेन कैप्चर करने के लिए, प्रॉब्लम में क्रिएट करने के लिए, उसने ट्रांजैक्शन, ये आती है पेपर में, ये आई हुई है 2-3 बार, रिवर्स ट्रांजैक्शन लिख दी, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की बजाय जानबूझ के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दी। अब लिखा मिस्टर जमाल परचेज गुड्स फ्रॉम अस, ठीक है जी। अब मैं इसको रीड ऐसे नहीं करूंगा, मैं रीड करूंगा कि वी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जमाल। तो और मैं बिल्कुल सही है, अकाउंट रिसीवेबल और
सेल्स यूज करूंगा, पेएबल और परचेज यूज नहीं करूंगा। सो केयरफुली वर्डिंग को फॉलो करना है और उसके मुताबिक ये हम पढ़ चुके हैं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स क्रेडिट हो रही है और क्रेडिट सेल्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इंक्रीज इन रेवेन्यू इज अ क्रेडिट। ठीक है, ये उसी तरह होगा, सिर्फ वर्डिंग मैंने चेंज की। आगे चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू नजीब। कैश पेड टू नजीब, सर अकाउंट पेएबल, अकाउंट्स पेएबल और कैश। कैश और कैश। अच्छा, यहां पर बिल्कुल ठीक है, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही हेड बनाए, लेकिन मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दे दूं जो आगे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ऐसी ट्रांजैक्शन में। यहां पर ऊपर एक ट्रांजैक्शन में मैंने नजीब का वर्ड यूज किया और उससे गुड्स खरीदी थी और अब मैं बेच रहा हूं, अब पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कोई नया नाम लिख दे जो ऊपर नहीं आया। बस मैं लिखता हूं जी, आप इसको अगर चेंज करो, मैं लिखता हूं कैश पेड टू सलमान, कैश पेड टू सलमान। भाई सलमान तो ऊपर कहीं आया ही नहीं, तो ना आए। ये भी तो हो सकता है कि वो पिछला बैलेंस हो। खैर यहां तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, वैसे ये कोई कंटिन्यूएशन भी नहीं ले रहा। हम तो जिस डेट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे पहले यकीनन खरीद चुका हूं, चाहे वो ट्रांजैक्शन हमसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा। लेकिन इसका तरीका क्या है? कैश पेड, पे किसको करोगे? अगर किसी नाम के साथ पे कर रहे हो तो क्या कस्टमर को पे कर रहे हो, सप्लायर को? अंडरस्टूड है, सप्लायर को। तो इसका मतलब ये अकाउंट्स पेएबल है। तो एक हेड इसमें आएगा अकाउंट्स पेएबल और दूसरा कैश। कैश। अब अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट। सर ये तो लायबिलिटी है ना, एसेट है। एसेट। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? इंक्रीज। डिक्रीज इन लायबिलिटी, और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा? डेबिट। सर डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होगा। सर लायबिलिटी तो सर लायबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी, हम पे कर रहे हैं उसे, हमारे से जा रहा है। पे कर रहे हैं हम पे, सर हम तो पे ज्यादा वो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना। लायबिलिटी थी ना पहले, लायबिलिटी थी पहले, अब वो आप दे रहे हो। बस बस ठीक है, ठीक पे है। करने के बाद डिक्रीज हो जाएगी। ओके सर, समझ आ गया। थोड़ा रुको, मेरी भी गल सुन लो बच्चे हो, मेरी बात सुन है। मैंने मिस्टर से 30,000 रुपए की गुड्स परचेज की। आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन मेरा बैलेंस क्या है जो लेने पे करने हैं? चलो परचेज की ना। मिस्टर नजीब को आपने कितनी अमाउंट पे की, कितनी अमाउंट पे करनी है? 30,000। एग्रीड। कुछ दिनों के बाद आप उसको 30,000 पे कर देते हो। आफ्टर पेमेंट बैलेंस क्या होगा? जीरो। 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 कह सकता हूं मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, या चलो मैं 30 नहीं दे रहा, मैं 20,000 दे रहा हूं। अब बैलेंस कितना रह जाएगा? 10,000। तो मुझे बता दो लायबिलिटी बढ़ रही कम हो रही है? कम हो रही है। कम हुई है। कम हो रही है। ओके। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होती है, ये तो क्लियर है। अब कैश एसेट है, डिक्रीज होगा सर। एसेट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। 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 ठीक हो गया। अब आज के बाद एक चीज का ख्याल रखना आप, कि मेरी ये भी आदत है पढ़ाते हुए, और मैं पहले बताता हूं, आगे मैंने कहीं पर भी पढ़ाते हुए कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक करनी है और आपने विजिलेंट लेना है। ना मुझे पकड़ा ना मेरी मिस्टेक को मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना, मेरे आंसर को भी सुनना और हाईलाइट करना। और जहां मैं मिस्टेक करता हूं वहां पर मेरा स्टाइल भी डिफरेंट होता है, आपको खुद पता लग जाएगा। अगर मेरा स्टाइल से भी अंदाजा लगाओ तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यानी कई दफा मैं उसको ऊंचा बोलता हूं, आम रूटीन में बोलते बोलते एकदम ऊंचा हो जाता हूं, कभी रुक जाता हूं, उसके बाद कोई नहीं बोलता, फिर भी मैं नहीं बोलता कि मैंने मिस्टेक की, आगे चल पड़ता हूं, फिर आगे जाकर फिर मैं शामत लाता हूं आपने। इसलिए अब सोना नहीं। पकड़ी गई तो पकड़ी गई तो इसमें क्या है, मैं तो मैं कह रहा हूं पकड़ो।
तो इसलिए कह रहा हूं कि सोना नहीं है, जाग के रहना है, ठीक है। ये मेरा एक स्टाइल है कि मैं जरा थोड़ा सा क्लास में सबको इंडल्ज रखता हूं कि सोना नहीं। अभी देखो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी स्टूडेंट को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं सिर्फ 7 या 8 बच्चे ऐसे हैं ऑनलाइन जो मेरे से इंटरेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा मुझाल है कोई और बोले, ठीक है, तो अब मैं उनकी बारी भी लाऊंगा, फिक्र ना करो। अब मैंने जिससे पूछना है सिर्फ वो जवाब देगा और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। उसी ने मुझे बताना है शुरू से लेकर एंड तक उस ट्रांजैक्शन के बारे में। लिखिएगा आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमजद। टाइम क्लास का बिल्कुल खत्म होने के करीब है, तो मैं आज ये आखिरी ट्रांजैक्शन ले रहा हूं और इसको जल्दी से कर लेते हैं। कौन सा आएगा जी? कैश और कैश अमाउंट रिसीवेबल। कैश बिजनेस में एसेट होता है, एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट। डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल डिक्लाइन होगा और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा। जरा प्लीज इतनी ट्रांजैक्शन को जरा आज एक दफा फिर अच्छी तरह करना। अगर लेक्चर दोबारा सुनो, दोबारा सुने और उसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू भी करूंगा। उससे पहले मैंने कल क्लास में एक क्विज लेना, छोटा सा 10 मिनट का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑनलाइन, जो ऑनलाइन है व्हाट्सएप ग्रुप में, और 10 मिनट दूंगा और उसके बाद हम उसमें डिस्कशन करेंगे। जितना हमने पढ़ा उस पर मैं ये क्विज लिया करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होते हैं एनालिटिकल्स की, आपकी क्रिएशन के लिए, कॉन्सेप्ट स्किल्स को क्रिएट करने के लिए एनालिटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा आप। तो इसलिए ये मैंने अभी तो बताया ना, आगे नहीं बताऊंगा। क्विज किसी टाइम में ले सकता हूँ, जहां मैं फील करूंगा मुझे लेना है क्विज। होता 10 मिनट का, क्विज ज़्यादा नहीं होता, और यदि पूरी क्लास नहीं लगेगी हमारी, 10 मिनट बोलूंगा और 5-6 मिनट में उसमें डिस्कशन हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपने उसमें मार्क्स खुद लगाने हैं, ठीक है। चले जी, मैं अटेंडेंस लगा लूं। जी बच्चों, अब्दुल हन्नान, ये कौन नया बच्चा आ गया? अब्दुल मोइज, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अहमद रजा, अहमद हमीद सत्ती। एक मिनट ठहरिएगा, मैं वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर